नमस्कार सभी जनता को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं नेपाल के अंदर नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ। ठीक है, तो ये फास्ट रिवीजन का हिस्सा है वीडियो। ठीक है, और फास्ट रिवीजन में अपन उन्हीं क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन इस फास्ट रिवीजन का मिस ना हो आपसे। ठीक है, तो इससे जुड़े रहिएगा। तो देखते हैं नेपाल के अंदर राजतंत्र से लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ। बात को समझना है, रटना नहीं है, एक ही बार पढ़ना है। ठीक है, इतना समय आपके पास कहाँ है, बाकी भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ लें कि एक ही बार में पढ़ने से याद हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए पेपर में छाप दें, बस इतना ही तो करना है आपको। ठीक है, तो पहले समझते हैं राजतंत्र होता क्या है। राजतंत्र में मतलब जो सरकार होती है वो एक प्रकार का राजा होता है, राजा ही सरकार चलाता है, उसका बेटा राजा बनता है, राजा का बेटा राजा बनता रहता है। ठीक है, यानी कि सरकार एक वंशागत चलती है। वंशागत का मतलब जानते हैं, यानी कि उसके वंश में चली आती है, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, इसी तरह से। ठीक है, तो ये होता है राजतंत्र, यानी कि राजा का बेटा राजा बनेगा। वहाँ कोई वोटिंग वगैरह नहीं होती है। जैसे लोकतंत्र शासन में क्या होता है, जनता वोट डालती है, चुनाव होता है, और जिसका बहुमत होता है ज़्यादा उसी पार्टी का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुना जाता है लोकतंत्र शासन में। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता, राजा का बेटा राजा बन जाता है बिना चुनाव के। ठीक है, आई ना बात समझ में? आप समझ गए होंगे राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर क्या है। राजतंत्र मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, चुनाव इसमें नहीं होता है। लेकिन जो लोकतंत्र शासन होता है इसमें चुनाव करवाना पड़ता है, और चुनाव के बाद जनता जिसको बहुमत देगी, जिसको वोट डाल करके जिता देगी, उसी पार्टी का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुना जाता है। ठीक है, तो नेपाल के अंदर स्थिति थी राजा वाली, राजा से फिर लोकतंत्र शासन आता है। वो किस प्रकार से आया उसके बारे में इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेपाल एक हिंदू राज्य था। नेपाल कैसा राज्य था? हिंदू राज्य था। दिमाग के अंदर चीज़ें जानी चाहिए, दिमाग को खोल करके बैठिएगा। ठीक है, कई सालों तक यहाँ संवैधानिक और राजतंत्र रहा, यानी कि बहुत लंबे समय यहाँ पर राजा का शासन रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ की जनता हमेशा से यही मांग करती थी यहाँ भी लोकतंत्र शासन स्थापित हो जाए। कुछ पार्टियाँ भी बना ली लोगों ने, वो पार्टी वाले भी यही सोचते थे कि यहाँ पे जनता वोटिंग कर करके कोई अच्छे व्यक्ति को मतलब अच्छे व्यक्ति के हाथ में सरकार को सौंपे। ठीक है, तो यहाँ की जनता तथा राजनीतिक पार्टियाँ उत्तरदायी शासन की मांग उठाती रहीं। मतलब वो आंदोलन करती थी जगह जगह पे, अपने सड़कों पे जा कर के, और यही मांग करती थी कि यहाँ पर जो है लोकतंत्र शासन स्थापित हो जाए। उत्तरदायी का मतलब जो जनता के प्रति जवाबदेही मतलब हो, इस प्रकार का शासन हो, कोई इस तरह का व्यक्ति शासन चलाए जो जनता के प्रति जवाबदेही हो। जवाबदेही का मतलब कोई गलत काम करे तो उसे जवाब देना पड़े। लेकिन राजा का बेटा राजा बन जाएगा, वो कोई जवाबदेही नहीं होती वहाँ पर, विशेष ज़्यादा है ना। लेकिन राजा ने सेना की सहायता से जनता पर नियंत्रण बना लिया। जनता जब मतलब लोकतंत्र शासन की मांग उठाती तो राजा क्या करता, सेना भेज देता, और सेना क्या करती, जनता को मार पीट के भगा देती। यानी कि उसने पूरी जनता को कंट्रोल कर रखा था राजा ने, है ना। लिखा है, लेकिन राजा ने सेना की सहायता से जनता पर नियंत्रण बना लिया था, जिससे यहाँ लोकतंत्र शासन की राह यहाँ पर रुक गई। ठीक है, लोकतंत्र शासन की क्या राह जो है रुक गई। ठीक है, जब जनता लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन, जब जनता ने क्या किया, लोकतंत्र शासन के समर्थन में आंदोलन किया, तो क्या होता है, तो राजा ने 1990 में लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली। यानी कि जनता ने बहुत बड़ा आंदोलन जब कर दिया यहाँ पे, तो राजा ने 1990 में जनता की जो मांग थी लोकतंत्र शासन वाली, वो मान तो ली। लेकिन क्या करता है राजा, 1990 के दशक में नेपाल में माओवादी अपना प्रभाव जमा चुके थे। तो यानी कि उसी समय जो माओवादी थे वो अपना प्रभाव जमा रहे थे नेपाल के अंदर। ठीक है, तो माओवादियों ने क्या किया, राजा की सेना और माओवादी के बीच में क्या हो गया, हिंसक झड़प हो गई, यानी कि आपस में लड़ाई हो गई। हिंसावादी लड़ाई का मतलब होता है मारपीट, खूना खच्चर, मर्डर भी हो जाते हैं ऐसे में। ठीक है, यानी कि जिसमें फूट उठ जाएं लोग, सिर और वगैरह फूट जाएं, है ना, तो उसे हिंसक लड़ाई बोलते हैं। राजा की सेना और माओवादियों के बीच झड़प हो गई, लड़ाई हो गई। ठीक है, हिंसक लड़ाई हो गई, बढ़िया वाली। ठीक है, 2002 में राजा ने क्या किया, संसद को ही भंग कर दिया। यानी कि थोड़ा बहुत जो लोकतंत्र शासन चल रहा था, ठीक है, यानी कि लोकतंत्र शासन क्या था, यानी कि कानून व्यवस्था थोड़ी सी ठीक थी। राजा जरूर सरकार चला रहे थे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा बहुत लोकतंत्र था। ठीक है,
हालांकि वोटिंग नहीं होती थी, तो राजा ने क्या किया, संसद को ही भंग कर दिया, समाप्त कर दिया। उसके बाद क्या था, 2006 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ दोबारा से। जब संसद भंग हो जाती है तो उसके बाद 2002 में संसद को भंग करते हैं राजा। उसके बाद क्या होता है, 2006 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। सारी पार्टियां जो छोटी छोटी बन चुकी थी, 7 पार्टियां लगभग इकट्ठा होकर के उनने आंदोलन चलाया, जनता उनमें शामिल हो गई, सबने मिलकर के आंदोलन चलाया। तो क्या होता है, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उसके बाद राजा को संसद को बहाल करना पड़ा। राजा ने क्या किया, संसद को दोबारा से बहाल कर दिया, है ना। और वर्ष 2008 में नेपाल में राजतंत्र समाप्त हो गया पूरी तरह से। राजतंत्र कैसा हो गया, फिनिश। उसके बाद कैसा शासन आ जाता है, नेपाल आज के समय में एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया है। यानी कि वहाँ पर मतलब लोकतांत्रिक शासन स्थापित हो गया है, यानी कि अब राजतंत्र से लोकतंत्र आ गया है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, नेपाल में मतलब राजतंत्र कब समाप्त हुआ, तो यहाँ से मल्टीपल चॉइस MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी कि 2008 में नेपाल में राजतंत्र समाप्त हो गया था, है ना। नेपाल में लोकतंत्र शासन कब आया, तो 2008 में नेपाल के अंदर लोकतंत्र शासन की स्थापना हुई। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इसे अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो आई होप आप ये तो क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश में लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ या कैसे लागू हुआ। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो, है ना। बात कर रहे हैं हम बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का उदय कैसे हुआ पहले ये जानेंगे। यानी कि आज जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, वो पहले 1971 से पहले ये कौन था, पूर्वी पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान था पहले 2 भागों में बटा हुआ था, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। यानी कि पूर्वी पाकिस्तान वह है जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। 1971 में इसको आज़ादी मिल गई थी, है ना। तो आज़ादी किन कारणों से मिली, आज उसमें लोकतंत्र शासन है वो किस प्रकार से लागू हुआ, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जिसे आज हम स्वतंत्र बांग्लादेश कहते हैं। ठीक है, मैंने थ्योरी बहुत आसान भाषा में लिखी है, सिर्फ एक बार पढ़ने से और समझने से मतलब आपको याद हो जाएगी। ठीक है, जिसे हम आज मतलब स्वतंत्र बांग्लादेश कहते हैं, लेकिन ये किसी समय में पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, किसी समय वो पूर्वी पाकिस्तान था और बंगाल और आसाम के हिस्सों को तोड़कर पूर्वी पाक बनाया गया था। यानी कि जब 1947 में बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को 2 भागों में बांट करके दिया गया था। एक जिसे आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, पहले ये पश्चिमी पाकिस्तान था, और जो बांग्लादेश है ये पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, तो जो पूर्वी पाकिस्तान बंगाल और जो आसाम के कुछ हिस्सों को तोड़ करके मतलब बांग्लादेश बना दिया गया था, जो कि पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था पहले के समय में। ठीक है, तो पश्चिमी पाक यहाँ पर दबदबा दिखाता था। यानी कि जो आज के समय में पाकिस्तान है, वो बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान पहले कहलाता था उसके ऊपर दबदबा दिखाता था, अपना रुतबा जमाता था। ठीक है, तथा जब मतलब उर्दू भाषा थोपता था, जबरन उनके ऊपर ज़बरदस्ती उर्दू भाषा थोपता था कि आपके सारे कामकाज लिखा पढ़ जितनी भी है उर्दू भाषा में होगी। लेकिन बांग्लादेश के लोग बांग्ला भाषा जानते थे, उन्हें उर्दू भाषा नहीं आती थी, है ना। तो एक तो भाषा उन पर जबरन थोपना, जबरन शासन करना, अत्याचार करना उनके ऊपर से, तो वहाँ के लोग परेशान हो गए थे पश्चिमी पाकिस्तान से। ठीक है, तो वो अलग राष्ट्र की मांग करने लग गए, अलग देश की मांग करने लग गए कि हमें भाई छोड़ दे, बख्श दे, हम आज़ाद रहना चाहते हैं अपने आप में। ठीक है, हम मतलब यहाँ उर्दू भाषा नहीं लागू कर सकते। क्यों नहीं लागू कर सकते, कारण यही था क्योंकि वहाँ पे सारे लोग बांग्ला बोलने वाले थे, है ना। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान था उनके ऊपर रुतबा जमाता, दबदबा दिखाता, जबरन भाषा थोपता। तो यहाँ के लोगों ने विरोध किया और पाकिस्तान के खिलाफ जन संघर्ष छोड़ दिया। यानी कि जनता ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। ठीक है, सड़कों पे आ गई पाकिस्तान के खिलाफ। यानी कि वो चाहती थी आज़ादी पाकिस्तान से, कि हमें पाकिस्तान से आज़ादी मिल जाए, हम अलग अपना बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। ठीक है, इस जन संघर्ष के नेता जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान थे। ठीक है, और इनकी एक पार्टी भी होती है, इसका पार्टी का नाम होता था अवामी लीग। ठीक है, तो इन्होंने पूर्वी क्षेत्र, यानी कि पूर्वी क्षेत्र जिसे हम पूर्वी बांग्लादेश पहले बोलते थे, तो पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वतंत्रता की मांग कर दी। यानी कि इसे स्वतंत्र कर दिया जाए, मांग को उठा दिया कि हम आज़ादी चाहते हैं भाई,
पाकिस्तानियों से हम आज़ादी चाहते हैं, हम स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आज़ादी की मांग इन्होंने की थी, यानी कि एक नेता थे वहाँ जनसंघर्ष आंदोलन चलाने वाले, इनकी पार्टी भी थी आवामी लीग, और इनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, तो 1970 के चुनाव में आवामी लीग जो पार्टी थी, इन्होंने सारी सीटें जीत ली। कहाँ की सारी सीटें जीत ली? जिसे हम पाकिस्तान मतलब पूर्वी पाकिस्तान बोला करते थे। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान का क्षेत्र, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, दो पाकिस्तान थे, एक पूरब एक पश्चिम, जिसे आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दूसरे लीडर थे, उनके पास सीटें ज़्यादा थीं, लेकिन पूरब वाले हिस्से की सारी सीटें इन्होंने जीत ली। तो फिर क्या होता है, तो आगे चल के, किंतु सरकार तो अब भी ये सरकार में नहीं आए, क्योंकि सरकार में तो कौन रहेगा जिसके पास ज़्यादा सीटें हों। इन्होंने पूर्व वाले हिस्से की तो सारी सीटें जीत ली, लेकिन पश्चिम में अब भी सरकार चलाने वाले वही हैं, है ना, जिनकी पहले से सरकार वहाँ पे चली आ रही थी, जिनका नाम था याहिया खान। तो याहिया खान वहाँ पे सरकार चला रहे थे, है ना, पश्चिमी पाकिस्तान से, और वहीं से वो पूर्वी पाकिस्तान को कंट्रोल करते थे सेना के द्वारा। तो इन्होंने क्या किया, किंतु सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान का वर्चस्व होने के कारण, यानी कि सरकार तो उन्हीं की थी, सत्ता में वही थे, तो उन्होंने क्या किया, मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो मुजीबुर रहमान जो है गिरफ्तार हो जाते हैं, तो भाई आंदोलन थोड़ा सा फीका पड़ ही जाएगा, है ना। और याहिया खान की सेना ने बंगाल की जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। जनता जो आंदोलन चला रही है उसे तहस नहस करने की कोशिश की, जनता के ऊपर मतलब मार काट अत्याचार सब कुछ किया उन्होंने। वहाँ की बहुत सारी जनता भाग करके भारत आ गई शरण लेने, लेकिन भारत भी परेशान था, भाई इतनी सारी जनता आ जाएगी। हम तो उस समय खुद ही जूझ रहे थे, यानी कि भारत इतना समृद्ध देश उस समय नहीं था, है ना, यहाँ जनता खुद भी, यहाँ खाने के लाले पड़े थे उस समय, तो परेशानियाँ यहाँ भी थी। तो भारत ने पाकिस्तान का समर्थन कर दिया, मतलब पूर्वी पाकिस्तान का, कि भाई तुम आज़ाद हो जाओ, है ना। उसी समय मतलब हमें पश्चिमी पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ा, जिसे हम पाकिस्तान बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, याहिया खान की सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। जनता जो आंदोलन चला रही थी, तो बांग्लादेश वाली जनता, बांग्ला वाली जनता आंदोलन कर रही थी आज़ादी के लिए, उसी आंदोलन को याहिया खान ने कुचलने की कोशिश की, और हज़ारों लोग पाकिस्तान की सेना के हाथों मारे गए। यानी कि जो याहिया खान है, उनने हज़ारों लोगों को, बंगाली लोगों को मरवा दिया था। ठीक है, बड़ी संख्या में लोग भारत आकर के बस गए। फिर क्या होता, भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी का समर्थन किया। यानी कि जो पूर्वी पाकिस्तान है, आज जो बांग्लादेश देखते हैं, उसमें हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है, हमारे देश का तो यानी कि अपना ही है ना। क्योंकि जब तक अगर भारत समर्थन नहीं करता, तब जो मतलब बांग्लादेश का उदय नहीं हो पाता। आज जो हम बांग्लादेश का हम देखते हैं, ठीक है, अलग देश बन गया है। भारत सरकार ने सेना से, धन से, रुपया से, तन से, मन से उसकी मदद करी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा, भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी का समर्थन किया, वित्तीय और सैनिक सहायता की। 1971 में भारत और पाकिस्तान से युद्ध हो गया था। ठीक है, तो युद्ध हमें करना पड़ा, किसके खिलाफ, पाकिस्तान से लड़ना पड़ा। बांग्लादेश के लिए युद्ध लड़ा गया था उस समय 1971 में। ठीक है, और भारत की जीत हो गई है। इस प्रकार से क्या होता है, बांग्लादेश का निर्माण हो जाता है, और इस प्रकार स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। यानी बांग्लादेश जो है स्वतंत्र हो चुका है, और बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाया। उसके बाद संविधान बनाने के बाद इसने अपने आप को लोकतांत्रिक समाजवादी देश घोषित किया। 1971 में बांग्लादेश का इस प्रकार से उदय हो गया, अस्तित्व में आया। भारत को लड़ाई लड़नी पड़ी, युद्ध करना पड़ा, भारत की जीत हुई। इस प्रकार जो है बांग्लादेश का उदय हो जाता है। उसने संविधान बना लिया। संविधान बनाने के बाद उसने अपने आप को लोकतांत्रिक समाजवादी देश घोषित किया। ठीक है, और 1975 में क्या होता है, जो शेख मुजीब होते हैं वो संविधान में बदलाव करने लगते हैं, यानी कि संविधान को उलटफेर कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, शासन व्यवस्था की जो संसदीय व्यवस्था है, उसके जगह कौन सी व्यवस्था अपनाई जाती है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। यानी कि वहाँ पर अध्यक्ष की तरह शासन व्यवस्था हो गई, अध्यक्षात्मक हो गई। और उसके बाद है आर्मी लीग जो पार्टी थी, है ना, इसी ने तो संघर्ष किया था पाकिस्तानियों से। ठीक है, तो बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में इसकी बड़ी भूमिका रही थी। आर्मी लीग पार्टी को छोड़ करके अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया गया। ये काम किसने किया समाप्त करने का, ये हैं शेख मुजीब साहब। इन्होंने बाकी पार्टियों को समाप्त कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, फिर से तनाव हो गया। ये चाहते थे कि हम ही हमेशा मतलब यहाँ
शासन चलाएं। ठीक है, इससे क्या हुआ, तनाव और संघर्ष का माहौल पैदा हो जाता है, बन जाता है, और सेना ने बगावत कर दी। सेना भी नहीं चाहती कि हमेशा यही बने रहें। सेना ने बगावत कर दी और शेख को मार डाला, शेख की हत्या कर डाली। और इसके बाद सैनिक शासन आया, है ना। सैनिक शासन में कौन थे, जियाउर रहमान ने बांग्लादेश की नेशन पार्टी बनाई, है ना, और इनकी हत्या हो जाती है बाद में। ठीक है, इनके बाद कौन आते हैं, इनके बाद एम इरशाद आए। कौन आए, एम इरशाद। ठीक है, जनता और छात्रों ने इनके खिलाफ भी आंदोलन छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि ये अपने हिसाब से चलाते थे, जनता चाहती थी लोकतंत्र शासन स्थापित हो। ठीक है, तो इनके जनता और मतलब छात्रों ने इनके खिलाफ आंदोलन छोड़ दिया। फिर ये अपना पद छोड़ देते हैं। 1990 में इन्होंने अपना पद छोड़ दिया और 1951 के बाद यहाँ लोकतंत्र कायम है। आज के समय में भी लोकतंत्र शासन व्यवस्था बनी हुई है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, और ये फास्ट रिवीजन का हिस्सा है ये वीडियो। फास्ट रिवीजन का कुछ ही हिस्सा आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर आप फास्ट रिवीजन और हमारे टॉप 100 बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये ऑफ़र सिर्फ कुछ सीमित समय के लिए है और बहुत ही कम प्राइस पर डिस्काउंट पर है। इस ऑफ़र में यानी कि हमारे टॉप 100 बैच में हम सभी चैप्टर का 1 सूट इसमें देते हैं, जिसमें ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब रहते हैं, जिसका PDF भी मिलता है आपको। ठीक है, और फास्ट रिवीजन का कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाता है, जबकि अभी आपको नहीं मिल पा रहा होगा कंप्लीट वीडियो। इसका कुछ ही हिस्सा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 1 सूट का पूरा हिस्सा मिलेगा आपको देखने को विद PDF के साथ, और साथ ही सभी चैप्टर्स के मतलब इम्पोर्टेंट PDF के नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, लिखे लिखाए, आपको लिखना नहीं पड़ता, यानी कि बहुत ही सरल आसान भाषा में, क्योंकि बुक की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो थोड़ी सी कठिन होती है, आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है यहाँ पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 2 प्रैक्टिस सेट हल सेट दी गए हैं, वीडियो में समझाया भी गया है। ठीक है, और इनके PDF फाइल भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, साथ ही अगर समाजशास्त्र और नागरिक शास्त्र दोनों का आप टॉप 100 बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका ऑफ़र अभी के समय में है 149 रुपये, और एक बैच यानी कि चाहे आप समाजशास्त्र का ज्वाइन करेंगे तो भी आपको 100 रुपये का ऑफ़र है इस समय, और नागरिक शास्त्र का भी ऑफ़र इस समय 100 रुपीज़ का चल रहा है। अगर दोनों 2 सब्जेक्ट का ऑफ़र ज्वाइन करते हैं एक साथ, समाजशास्त्र और नागरिक शास्त्र, इसका ऑफ़र का प्राइस अभी 149 रुपये है, जिसमें आपको मिलता है इतना सब कुछ, यानी कि 2 प्रैक्टिस सेट हल सेट, और जिसमें मैंने समझाए हुए हैं। ठीक है, उनका PDF मिलेगा साथ में, और फास्ट रिवीजन का कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। जितने भी फास्ट रिवीजन में हम क्वेश्चन कराएंगे सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे विद PDF, है ना। अभी आप जैसे कि मेरे चैनल पे कुछ ही वीडियोज आते हैं, उनका कटा हुआ भाग मिलता है आपको, पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं मिल पाता है ना। अगर आप बैच ज्वाइन करे रहेंगे तो अभी के लिए ऑफ़र में ये सीमित मतलब समय के लिए ऑफ़र चल रहा है, जिसमें सारी चीज़ें हमने 100 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट के लिए। अगर 2 सब्जेक्ट आप एक साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो 149 रुपये का ये ऑफ़र है। ठीक है, सभी चैप्टर का 1 सूट मिलता है, यानी कि एक चैप्टर को हमने एक ही वीडियो में कवर किया है, और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हीं क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं। अगर इस तरह से आप पढ़ लेते हैं तो इस बात की गारंटी है 90 या 95 प्लस या उससे ऊपर भी आप नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन करना ना भूलिएगा। ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, इस व्हाट्सअप नंबर पर ये दिया हुआ है, इस पर मैसेज करना है। ठीक है, और हमें सब्जेक्ट यानी कि आप समाजशास्त्र या मतलब नागरिक शास्त्र का ऑफ़र लेना चाहते हैं तो उसी सब्जेक्ट का नाम, ठीक है, मैसेज में डाल दीजिएगा, और हमारा यही मतलब गूगल पे और फ़ोन पे जिसके माध्यम के द्वारा आप पेमेंट करना चाहें तो इसी नंबर पे आप कर सकते हैं। ठीक है, और सारे वीडियोज़ सारी PDF फाइल आपको पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजना होगा, उसके बाद आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, और हमारे टॉप 100 से जो बच्चे 90 प्लस गेन करते हैं उनके लिए हम स्कॉलरशिप की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, हमारे पास आपका नाम और रोल नंबर रहता है, और फ़ोन नंबर से आपको संपर्क किया जाता है। उसके बाद आपको जो 90% के करीब बच्चे जाते हैं उनके लिए हम 3500 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में देते हैं। ठीक है, प्रोत्साहन है हमारी तरफ से। तो आई होप
आप समझ गए होंगे इस बैच के बारे में, क्या रहता है इस बैच के अंदर। और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दें, ठीक है। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।